हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्री नेटल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड इन सब चीज़ों को बताया। अब उसी सीरीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं कि एडोलेसेंस की फेस, इसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। एडोलेसेंस जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है कि चेंजिंग ऑफ अ चाइल्ड इनटू एडल्ट। इसकी फेस आपको बताया था कि 12 से 18 साल तक, जिसे हम टीनेज कहते हैं, तो उस टीनेज की फेस को हम एडोलेसेंस भी कहा जाता है। एडोलेसेंस की जो फेस है ये हर एक इंसान इस स्टेज से गुजरा है और उसे पता होगा कि ये स्टेज सबसे ज़्यादा लाइफ को प्रभावित करती है और ये लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। यानी ये ऐसी स्टेज होती है जब इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा कुछ नया सोचता रहता है, कुछ नया करता रहता है। आइए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। एडोलेसेंस के अंदर क्योंकि बच्चा अब बच्चा ना होकर धीरे धीरे एडल्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके साथ यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी इट इज अ स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा ये समझ नहीं पाता कि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, उसका परिवार उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। इस एज में आते आते बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा, लॉजिक, नॉलेज अच्छे से आ जाती है। तो इसकी वजह से वो अपने घर के अंदर डिस्कशंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर अपने सजेशंस को देना चाहता है। वो सजेशंस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देना चाहता है ताकि वो लोगों को बता सके कि अब वो बच्चा नहीं रहा है। पर यहाँ पर ही पेरेंट्स या सोसाइटी जो सबसे बड़ी गलती करती है कि बच्चा जब अपने सजेशन देता है तो अक्सर आपने भी किया होगा या आप जानते ही होंगे कि माँ बाप क्या बोलते हैं कि बच्चे हो, माँ बाप को मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो बच्चा ही है और अब उसी बच्चे को, क्योंकि इस एज तक आते आते वो 9th, 10th, 11th, 12th में चला जाता है, तो इसी एज में एक तरफ तो उसे कहते हैं कि आप बच्चे हो और धीरे धीरे उसके दिमाग में ये भी डाला जाता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको अपने कैरियर के बारे में सोचना है, तुमको लाइफ के बारे में सोचना है। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कभी ये कहते हैं कि आप एक बच्चे हो और कभी सोसाइटी बोलते कि अब तुम बड़े हो गए हो। तो वो है क्या? वो एक बच्चा है या एक एडल्ट है? तो वो बच्चा एडल्ट के जैसा बर्ताव करने लग जाता है कि मैं अब सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। और जैसे ही वो बच्चा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है अपने सजेशंस से, अपने नॉलेज की मदद से, तो वही सोसाइटी और वही परिवार उसे ये बोलकर चुप करा देते हैं कि आप तो बच्चे हो, आप हमको मत सिखाओ, हमने दुनियादारी ज़्यादा तुमसे देखी। तो यहाँ पर उसके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं बच्चा हूँ, एडल्ट हूँ, टीनेज हूँ, क्या हूँ। अब बच्चा जब बच्चों जैसी हरकतें करता है तो उसे माँ बाप बोलते हैं बड़े हो जाओ, अब तुम बच्चे नहीं रहे। जब बड़ों जैसी हरकतें करता है तो उसे कहते हैं कि तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि अभी हमको सिखाओ। तो इस वजह से बच्चा हमेशा एक डिलेमा में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। तो इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस की फेस होती है कि एडोलेसेंस में बच्चा आइडेंटिटी को लेकर ही अपने लड़ता रहता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इसलिए होती है क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चे, लड़का हो या लड़की, प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। यानी उनके शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड से या पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशंस होने लग जाते हैं। तो हार्मोनल्स उनके अंदर सीक्रेशन होने के बाद जिस बच्चे का शरीर पहले सिर्फ एक बच्चे के जैसा था, अब उस शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है, उसकी सोच बढ़ जाती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है कि वो बच्चा सोशल, बायोलॉजिकल और पर्सनल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो सोसाइटी उसे आज तक सिर्फ प्यार देती आई थी क्योंकि वो बच्चा था, ईश्वर का रूप था, अब वो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम 9th, 10th, 11th, 12th में चले गए हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कैरियर है, आपको टॉप करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जज बनना है।
तो इस तरीके के सोशल चेंजेस उस बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। समाज में टीचर्स का बर्ताव, माता पिता का बर्ताव, फ्रेंड सर्कल का बर्ताव, ये उसके अंदर सोशल चेंजेस को लाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस फेज में बच्चे की संगति सबसे ज़्यादा मायने रखती है, कि वो अच्छे लोगों के संपर्क में है या बुरे लोगों के संपर्क में है। तो जैसे के साथ रहता है सोसाइटी में, वैसा का वैसा वो बनता चला जाता है। बायोलॉजिकल चेंजेस में बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन हो रहे हैं, उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। लड़कियों में बायोलॉजिकल चेंजेस उनके शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं, लड़कों में उनके बायोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी बच्चा अक्सर डिस्टर्ब रहता है, उसके चेहरे पर पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो पिंपल्स को लेके कंफ्यूज होता है कि कैसे इसको दूर किया जाए। कुछ बच्चों के अंदर कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस फिर से जनरेट होने लग जाता है। कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी दाढ़ी नहीं आ रही है, और कुछ लड़कों को कम उम्र में, यानी 13-14 की उम्र में जब दाढ़ी अच्छे से आ जाती है तो वो इस चीज़ को बुरा मानते हैं। तो इसी चीज़ के कारण उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। पर्सनल चेंज की बात करें तो यहाँ पर अब उस इंसान की पर्सनैलिटी जो है एक बच्चे से बढ़कर अब एक एडल्ट के अंदर चेंज हो रही है। तो जिस तरीके से कोई लार्वा तितली के अंदर चेंज होता है, ऐसे ही वो बच्चा जो बचपन से लेके 12-13 साल की एज तक सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी से सीख रहा है, अब उन चीज़ों को जो उसने सीखा है वो उसके अंदर पर्सनली ऑब्जर्व भी होने लग जाते हैं। यानी घर का माहौल अगर नकारात्मक है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो बच्चा भी क्या घर पे आकर लड़ाई झगड़ा ही करता है, वो सोसाइटी में जाकर भी क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। बच्चे बुली हो जाते हैं, वो अपने से कमज़ोर बच्चों के ऊपर अपना दबदबा बनाते हैं, डोमिनेंस बनाते हैं, गैंग बनाकर लोगों को तंग करने की भी आदत बच्चों के अंदर अक्सर पाई जाती है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। सोसाइटी कहीं पर उससे बर्ताव चाहती है कि वो बच्चे के जैसा करे, और कहीं पर उससे बर्ताव चाहती है कि वो एडल्ट के जैसा करे। इतनी नॉलेज जो उसने अलग अलग स्टेजेस में पाई, उस नॉलेज के आधार पर फिर वो जज करने लग जाता है। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसे आती है। जैसे कि बचपन से सिखाया जाता है कि सच बोलो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, पर इस एज तक आते आते बच्चे के अंदर कंक्रीट की जगह एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ जाती है। तो बच्चा सोसाइटी में ये देखने लग जाता है कि अक्सर जो इंसान सच बोल रहा है वही सोसाइटी में फेलियर है, झूठ बोलने वाला ही जीतता है, चोर आदमी अक्सर जेल के बाहर घूमता है, जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा है उसकी ही वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू कम है। लोग सोसाइटी में उस इंसान के पीछे पीछे भागते हैं जिसका चरित्र चाहे कैसा भी हो, संस्कार चाहे कैसे भी हो, वो धनवान है तो हर कोई उसकी बात समझता है। तो इसीलिए इस एज में आने के बाद बच्चे जो हैं पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा दूर हटने लग जाते हैं और वो मनी माइंडेड होने लग जाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कैसे किया जाए। बच्चा अपने कपड़ों को लेकर, अपने रहने को लेकर, अपनी बॉडी के फिजिक को लेकर, रंग रूप को लेकर कई बार गिल्टी महसूस करता है कि मेरा रंग गोरा है, पर यह बहुत ज़्यादा गोरा है, अच्छी बात है। पर वही बच्चा दूसरे जिसका रंग सांवला है या काला है तो उसके साथ हंसी मजाक में कोई बात करता है और उसे फील होने लग जाता है। तो ये जो सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट आती है बात, यहाँ पर वो बच्चा एडोलेसेंस में कभी भी सोसाइटी से एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से बच्चा क्या है, अक्सर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो उसके कारण उनकी ताकत बढ़ जाती है। जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बहस करते हैं, ताकतवर बच्चे लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चा सिक्रेटिव हो जाता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि वो अपने दिल की बातें जो लोगों को बताना चाहता है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो झेल रहा है, उसको समझने वाला घर, परिवार, सोसाइटी में टीचर्स, पेरेंट्स कोई भी नहीं है। तो इसी वजह से बच्चा अपने हम उम्र लोगों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग जाता है।
वो पढ़ाई पर कम ध्यान देने लग जाएगा, अपने उम्र के बच्चों के साथ आवारा की तरह घूमने लग जाता है, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, वहां पर वो अपने दिल की बातें करता है। तो बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस स्टेज में देने लग जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको जज नहीं करते, और माता पिता एज अ पेरेंट्स जो उसको 12 साल की पहली उम्र तक प्यार करते थे, जो बच्चे को प्यार चाहिए था, अब उस बच्चे को प्यार माता पिता से मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि माता पिता उस बच्चे को बच्चा नहीं, आने वाले समय का एडल्ट देख रहे हैं, और वो उस बच्चे को जज करते हैं लाइक अ टीचर, लाइक अ सोसाइटी मेंबर, कि तुम्हारे मैथ्स में परसेंटेज कम है, तुम लाइफ में क्या करोगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो बच्चा सोचता है कि जो माता पिता मुझे पहले बचपन में इतना समझते थे, अब वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जब बच्चे के मुंह में जबान नहीं थी, तब वो जो भी बोलता था इशारों में माता पिता समझ जाते थे, अब उसके मुंह में जबान है, वो सब बोल सकता है, तो भी लोग उसको क्यों नहीं समझ पा रहे। तो ऐसा बच्चा सोसाइटी से कटने लग जाता है, सीक्रेटिव बन जाता है। तो इस एज में अक्सर आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप इस एज में थे, तो अक्सर आपका पर्सनल रूम है तो दरवाज़ा बंद करके आप अपनी ही एक दुनिया में रहते थे, माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि वो आपको समझ नहीं पाएंगे, और माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस है आप उस पर खरा नहीं उतर पा रहे। जो बच्चे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरते हैं, माता पिता डेफिनेटली उनको गिफ्ट देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और भाई बहनों में इसी वजह से कंपटीशन आ जाता है। तो भाई बहनों में आपस में कंपटीशन आने की वजह से जो भाई बहन बचपन में एक साथ खेला करते थे, अब वो एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। तो गर्ल्स अलग तरह से सीक्रेटिव हो जाती हैं, बॉयज अलग तरह से सीक्रेटिव हो जाते हैं। तो ये सब एडोलेसेंस के अंदर स्टेजेस आती हैं। बच्चा हमेशा इमोशनली अनबैलेंस्ड रहेगा। इमोशनली अनबैलेंस्ड का मतलब कि वो अपनी बातों से बताना चाहता है घर परिवार के सदस्यों को कि वो दुखी है, और वो बताता भी है, पर परिवार के सदस्य जो बचपन में उसे प्रेम करते थे, अब वो उसे प्रेम करने की बजाय एक टीचर की तरह सिर्फ और सिर्फ जज करते हैं। जैसे कहा जाता है लड़कों को कि लड़के अगर इमोशनली वीक हो जाते हैं, रोते हैं, तो लड़कों को बोला जाता है क्या लड़कियों की तरह रोते रहते। अब वो बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं अपना दुख कैसे बताऊं, तो वो रो नहीं सकता। और लड़कियां जब रोती हैं तो लड़कियों को कहा जाता है कि दिन भर रोती रहती हो, तुम आगे कब बढ़ोगी। तो वो इमोशंस क्योंकि अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, इमोशनली अनबैलेंस्ड। तो इसी कारण जो बच्चे 8वीं 9वीं की उम्र तक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एक ही दम 10वीं 11वीं 12वीं में आने के कारण घट जाती है। या जो बच्चे पढ़ाई में अर्ली स्टेजेस में कमज़ोर थे, वो एक ही दम पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी के कारण सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई पर ही आ जाता है। इस एज में बच्चा क्योंकि सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को फेस करता है, तो इसीलिए बच्चा या तो सोशल बन जाता है, यानी उसके यार दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, परिवार के सभी सदस्यों से वो बातचीत करेगा, सभी के साथ घूमेगा फिरेगा, यानी बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, यानी वो अपने सभी गुणों का प्रदर्शन करता है, सोसाइटी में सबके साथ मिलता है, जुलता है, और सभी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं कुछ बच्चे एंटी सोशल हो जाते हैं, वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाते हैं कि जो सोसाइटी हमको समझ नहीं पा रही है, हम सोसाइटी का क्या करें। तो इस एज में इसीलिए बच्चे अक्सर गलत कामों की तरफ झुकाव हो जाता है। मूवीज का भी बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, तो अक्सर बच्चे हीरो बनने की बजाय विलन के काम को ही ज़्यादा सराहते हैं। तो ऐसे बच्चे एंटी सोशल पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी से उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ बच्चा कभी कभी ए सोशल भी हो जाता है। ए सोशल होने का मतलब एंटी सोशल से बिल्कुल अलग। एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, और ए सोशल मतलब जिसको सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे की एक अपनी अलग ही दुनिया बन जाती है। वो अपने कमरे के अंदर या अपने कल्पना जगत में, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर 24 घंटे रहता है। ऐसे बच्चे या इस तरह के बच्चे या इस एज में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर शेर व शायरी करना, पोएम्स लिखना,
कॉपी के सबसे लास्ट पेज के ऊपर ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये भावना आ जाती है। तो बच्चे उन ड्राइंग्स की मदद से, शेर व शायरी की मदद से, पोएम्स की मदद से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते। अब बच्चे के अंदर थॉट यानी उसका जो ब्रेन है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो लॉजिकल भी हो गई और एब्स्ट्रैक्ट भी हो गई। तो लॉजिकल होने के कारण अब उसके ऊपर जब माता पिता कोई काम करने को निर्देश देते हैं तो वो लॉजिकली उनकी बातों को काटता भी है अगर वो काम को नहीं करना चाहता। तो क्योंकि वो लॉजिकली माता पिता की बातों को काटने में सक्षम है और माता पिता या सोसाइटी उसके उन लॉजिक्स को काट नहीं पाती, तो क्योंकि माता पिता उम्र में बड़े हैं तो बोलते हैं कि हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, हमको तुमको ज़्यादा पता है। तो इस वजह से बच्चे के जो लॉजिक्स है वो तो सही काम करते हैं, पर सोसाइटी में हर कहीं से उसको रिजेक्शन ही मिलता है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होने का मतलब क्या है कि बच्चे के सामने जो भी बात कही जाती है वो उस बात के पीछे छुपी हुई 10 बातों का मतलब भी समझ जाता है। तो इस एज में बोलते हैं जैसे कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि उसके ऊपर कसा गया व्यंग्य, उसके ऊपर कसा गया ताना या उसकी तारीफ चाहे इनडायरेक्ट वे में भी की जाए, वो सब समझ जाता है। तो थॉट जो है प्रोसेस, ये उसकी बहुत ही एक्यूरेट मैनर में चली जाती है, लॉजिकल बन जाता है, वो लाइट बेयरर्स हो जाते हैं। इस एज में आने के बाद क्योंकि बच्चे के अंदर ज्ञान का भंडार आ जाता है, वो सोसाइटी से, किताबों से, इंटरनेट से, सब जगह से नया नया कुछ ना कुछ सीखता है। तो ऐसा बच्चा सोसाइटी को एक नई दिशा में लेके जाना चाहता है। वो सोसाइटी में पुरानी कुरीतियों के बारे में, पुराने रूल्स के बारे में, कस्टम्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस को जो कि गलत है उनका लगातार खंडन करता है कि अगर वो धार्मिक है तो धर्म से जुड़ी बातों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। अगर वो बच्चा लॉजिकल है तो वो हर एक चीज़ को लॉजिक करेगा कि सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रही है, हमको इसे मिटाना चाहिए, हमको इसे ख़त्म करना चाहिए। तो बच्चे इस उम्र में के लाइट बेयरर्स हो जाते हैं। वो सोसाइटी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, वो समाज में परिवर्तन चाहते हैं जो कि ज़रूरी है। और इसी वजह से बच्चे अक्सर इस एज में आने के बाद पॉलिटिक्स की तरफ रुझाव करने लग जाते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वाले होते हैं वो न्यूज़ चैनल को देखने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसे समझने लग जाते हैं और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है इसमें फ़र्क वो जान जाते हैं। और वो सबसे पहले अपने घर परिवार के सदस्यों से ही इस दिशा में परिवर्तन चाहते हैं, पर ये परिवर्तन उनके अकॉर्डिंग नहीं होता क्योंकि माता पिता उनको बच्चा बोलकर चुप करा देते हैं और सोसाइटी उनको एडल्ट बोलकर कहती है कि अब सोसाइटी को बदलो। तो इन सब वजहों से बच्चे के अंदर ये परिवर्तन आते हैं। अब इस एज में सबसे बड़ी पहचान जो है कि बच्चा पाइयस हो जाता है। पाइयस मतलब धर्मपरायण। बच्चा जो है जो भी उसका कस्टम है, जो भी उसका धर्म है, वो उस धर्म से जुड़ी बातों को समझने लग जाता है, वो धार्मिक हो जाता है, वो इंसानियत दिखाता है, वो गरीब लोगों पर दया करता है। उसकी नज़र में हर एक इंसान की वैल्यू होती है। वो यारों में, दोस्तों में, सोसाइटी में जब कहीं भी किसी के साथ गलत होता है तो वो उस चीज़ को अपने ऊपर फील करता है। तो इसकी वजह से वो बच्चा कभी कभी सिंपैथी दिखाता है तो दया दिखाता है वो, ठीक है। तो सिंपैथी दिखाता है यानी धार्मिक हो जाता है वो, रिलीजियस। वो अपने रिलीजन से जुड़े रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स को पूरी तरीके से जान जाता है, उनको मानने लग जाता है। या फिर अगर वो ए सोशल है या एंटी सोशल है तो जो उसका धर्म है, जो उसका परिवार के अंदर रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम है, वो उन्हीं को सबसे ज़्यादा काटने लग जाता है। तो उस केस में कभी कभी बच्चा एपैथी भी शो करता है, यानी घर परिवार में जो भी हो रहा है, समाज में जो भी हो रहा है, उससे कोई भी लेना देना ही नहीं, वो अपने एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। तो इस एज में आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर मंदिरों में जाने लग जाते हैं, या कई बच्चे जो बचपन में भगवान को नहीं मानते थे वो धार्मिक हो जाते हैं, और कई बच्चे जो धर्म को मानते थे वो इस एज में आने के बाद भगवान के अस्तित्व पर, मंदिरों के अस्तित्व पर,
लोगों के अस्तित्व पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है कि बच्चा धर्म को समझने लग जाता है। बच्चे के अंदर फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फिलॉसफी मतलब तत्वशास्त्र। इस एज में आने के बाद हर एक बच्चा कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि इस धरती पर पैदा होने पर मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे कैरियर बनाना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो दार्शनिक बन जाता है। वो हर एक चीज को जैसा सोसाइटी ने उसे बचपन से लेकर आज तक बताया है उस नजरिए को ना देखते हुए उसका दूसरा नजरिया, उसका दूसरा दृष्टिकोण उन चीजों पर अप्लाई करता है और वो धर्म को, विज्ञान को, ईश्वर को, घर को, समाज को फिलॉसफी की नजर से देखने लग जाता है। इसीलिए इस एज में आपने ये भी पाया है कि कुछ बच्चे किताबें लिख देते हैं और वो किताबें पॉपुलर भी होती हैं। बच्चे राइटर बन जाते हैं, बच्चे पोएट बन जाते हैं, बच्चे अच्छे फिलोसोफर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं। ऐसे बच्चे अपने व्यवहार को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने भावों को अच्छे से समझाते हैं। तो ये अच्छे भाषण देने वाले, अच्छे वक्ता, अच्छे ऑरेटर बन जाते हैं। फिर क्योंकि क्रिएटिविटी इस लेवल पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम, तो बच्चा इस एज में आने के बाद मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। यानी कि बच्चा एक ही समय पर डांसिंग भी सीखना चाहता है, सिंगिंग भी करना चाहता है, उसे बॉडी बिल्डिंग का भी शौक हो जाता है, वो फिल्म स्टार्स से बहुत प्रभावित होता है। और क्रिएटिविटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने की वजह से ही बच्चा हर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ या प्रोस्पेक्ट ऑफ साइंस में उसको समझना चाहता है, उसको सीखना चाहता है। तो बच्चे कभी कभी वेद पुराण पढ़ने लग जाते हैं, बच्चे कभी कभी मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं, या यही बच्चे कभी कभी सीधा एबेकस सीखने लग जाते हैं, मैथ्स के हायर लेवल पे जाना चाहते हैं। बच्चे लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं, फ्रेंच को सीखने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, ये चेंजेस भी बहुत ही कम है। एडोलेसेंस को क्रिटिकल स्टेज कहते इसलिए हैं क्योंकि इसके बारे में 1 घंटे भी आपको बताया जाए तो ये टॉपिक कवर नहीं होगा। तो सिर्फ पेडागोजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सारे परिवर्तन एडोलेसेंस के दौरान बच्चे में होते हैं और इसे मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।